नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। और पिछला हमने एक वीडियो संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के आवेदन, उसके भरने के तरीके, किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है और तमाम अन्य पहलुओं पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज उसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम इसमें बात करेंगे। जैसे उसमें जो अवसर मिलेंगे अलग अलग कैंडिडेट्स को, उनकी कास्ट के आधार पर वो क्या क्या कितने अवसर रहेंगे। जो मेंस परीक्षा होती है उसमें जो सब्जेक्ट्स पेपर हैं वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं, उसमें क्वालिफाइंग पेपर कौन से माने जाते हैं, और जो भाषा के जो पेपर हैं वो कंपलसरी किसके लिए हैं किसके लिए नहीं है। इसके साथ साथ में अगर कैंडिडेट्स ने एक बार आवेदन किया है, फॉर्म भरा है, तो उसे काउंटिंग में कब माना जाएगा कि हाँ कैंडिडेट्स अपीयर हो चुका है एक बार। तो इन तमाम पहलुओं पर हम आज वाले वीडियो में बात करेंगे। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि परीक्षा के 3 चरण कब कब होने हैं, साथ में जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं हैं, वो क्या क्या हैं फॉर्म भरने के साथ में एज लिमिट क्या है, अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या एज मिलेगी ये हमने डिस्कस किया था। शुल्क कितना है ये बात हुई थी। वैकेंसी 2025 के लिए कितनी है इस पर हमने बात की थी। उसके अलावा कौन सी स्ट्रीम का कैंडिडेट्स इस परीक्षा में अपीयर हो सकता है ये भी हमने पिछले वाले में बात किया था। परीक्षा का पैटर्न, उसमें अंक कितने होंगे, क्वालिफाई करने के लिए लगभग कितना कितना चाहिए ये हमने डिस्कस किया था। साथ में जो है जो करेक्शन की स्थिति है कि अगर फॉर्म भरने के बाद कुछ सुधार करना है तो वो कब तक के लिए रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो का क्राइटेरिया क्या रहेगा, फ़ोटो जो इसके इस बार विशेष महत्व का है। कितनी तरह की सेवाएं हैं, 23 तरह की सर्विसेज हैं वो। इसके साथ साथ में दस्तावेज कौन कौन से भेजने हैं, इस बार अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद विंडो 10 दिन के लिए खुलेगी, मेंस क्वालिफाई का रिजल्ट आने के बाद विंडो 15 दिन के लिए खुलेगी, उसमें क्या अपडेट्स करने हैं ये बात हुई थी। और अब हम आज वाले हिस्से को इसमें चर्चा करते हैं। तो इस परीक्षा में जैसे कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, यानी भारत में जो यूपीएससी परीक्षा हो रही है 2025, क्या सिर्फ भारत के लोग ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं? ऐसा नहीं है। इस परीक्षा में भारत के अलावा नेपाल से संबंधित लोग जो भारत में रहते हैं वो बैठ सकते हैं। उसके अलावा जो है जो भूटान से संबंधित यहाँ के लोग हैं यहाँ पर वो बैठ सकते हैं। तो उसके लिए नेशनलिटी क्राइटेरिया कैसे डिफाइंड है, तो पात्रता की शर्तें हम इसमें देखेंगे। और ये जो पात्रता है ये राष्ट्रीयता से निर्धारित की गई है। तो 3 परीक्षा ऐसी हैं, तीन जो है संवर्ग, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस। इन 3 सेवाओं में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो इंडिया के नागरिक हैं। भारतीय नागरिक ही इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जो बाकी और सर्विस बच रही हैं भारत के में, उसमें भारत के लोग, भारत के नागरिक तो अप्लाई करेंगे। साथ में जो है नेपाल, भूटान, तिब्बत और अन्य लोग जो भारत में आ गए हैं या भारत में रह रहे हैं या भारत में उनको किसी प्रकार से जो है चीज़ें हासिल हैं, ऐसे लोग भी इन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और इन 3 संवर्गों को छोड़ करके बाकी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये पात्रता का क्राइटेरिया है कि कौन से लोग जो है इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो है
और कौन इसमें जो है अवसरों की संख्या क्या रहेगी, यानी कितने मौके मिलेंगे कैंडिडेट्स को इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो ये जो संख्या है सिविल सर्विस एग्जाम में सामान्य रूप से प्रत्येक कैंडिडेट्स को 6 अवसर तो मिलते ही मिलते हैं। तो हम जर्नल कैटेगरी से ले सकते हैं कि जो जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 6 चांस मिलते हैं 21 साल से 32 साल के बीच में कभी भी बैठ सकते हैं ये लोग 6 बार। और अगर हम जो है बाकी कैटेगरी में जाएंगे तो कुछ बदलाव मिलेंगे। जैसे अगर कैंडिडेट एससी और एसटी के हैं तो इनकी ऐसी लिमिट नहीं है कि 6 बार ही बैठेंगे। इनके पास एज होती है 21 से 37, तो इसके बीच में कितनी बार भी जो है ये लोग आईएएस यानी सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकते हैं, एससी और एसटी, तो काउंटिंग नहीं है। इसके अलावा ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 9 बार बैठ सकते हैं, यानी जर्नल कैंडिडेट से 3 बार ज़्यादा। और इनकी जो एज होती है वो जो है 21 से लेकर 35 के बीच होती है। और उसके बाद बच गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, तो ये लोग भी 9 बार बैठ सकते हैं, हालांकि इनकी उम्र जो है 21 से 32 के बीच होती है। और इसके बाद जो है दिव्यांग आ गए हैं, तो दिव्यांगों में, क्योंकि दिव्यांग में आते कौन है, होते वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई एससी का आदमी होगा, कोई एसटी का होगा, कोई ओबीसी का होगा, कोई जर्नल का होगा, बट दिव्यांगता है उसमें, इसलिए वो जो है फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी में चले गए हैं। तो इसके अंदर फिर इनके चांस इस तरह से हैं, अगर कोई दिव्यांग है और जर्नल कैटेगरी से संबंधित है एक्चुअल में, बट दिव्यांग है, तो उसको 9 अवसर मिलेंगे। और अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है और दिव्यांग है तो उसे भी 9 मिलेंगे। अगर कोई जो है दिव्यांग है और ओबीसी से है तो उसे भी 9 मिलेंगे। और अगर एससी और एसटी से है तो उसके लिए फिर कोई सीमा नहीं है, तो ये भी जो है इसमें जो है असीमित बार बैठ सकते हैं, परंतु उम्र सबके लिए है। और एज हमने पीछे बताई थी कि क्या है। तो ये अवसरों की संख्या है इस परीक्षा में बैठने के लिए। गिनती कैसे होगी, जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं फॉर्म भरूंगा तो क्या मेरा एक अवसर माना जाएगा, तो वो चीज़ स्पष्ट करते हैं कि फॉर्म भरने से अवसर काउंट नहीं होता है। जब तक कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठा नहीं है तो सिर्फ फॉर्म भरना काउंटिंग में नहीं आएगा। तो बच्चा अगर परीक्षा में बैठा है तब एक अवसर माना जाएगा, और अगर परीक्षा फॉर्म भरा है परंतु परीक्षा में अपीयर ही नहीं हुआ तो तब उसका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो परीक्षा में शामिल न होने पर अवसर नहीं माना जाएगा। और जैसे हम इसमें देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो प्रीलिम्स का है, तो उसमें अगर एक पेपर में भी कैंडिडेट बैठा है और दूसरे में छोड़ दिया उसने, तब भी वो काउंट किया जाएगा। तो ये अवसरों की गिनती इस परीक्षा के लिए है। इसके अलावा जो है दृष्टिहीन, विशेष रूप से जो जिनके दोनों हाथ नहीं है, या फिर जो है उनको प्रमस्तकीय पक्षाघात है, यानी जो है वो हाथों से लिख नहीं सकते हैं, पैरालाइज हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी में, जिनके हाथ नहीं हैं या जिनके हाथ ऐसे हैं कि जो है वो चलते नहीं हैं, काम नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, ऐसे कैंडिडेट्स इस परीक्षा में अपना एक असिस्टेंट ले सकते हैं। और इसको हम जो है विशेष रूप से जो है एक शब्द बोला जाता है इसके, स्क्राइब ले सकते हैं ये। तो यानी अपना एक स्क्राइब ले सकते हैं जिनमें दिव्यांगों में ऐसी दिक्कत है। तो इसमें जो है पहले तो ऐसे कैंडिडेटों को एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा आयोग को। ये सर्टिफिकेट कौन देगा? चीफ मेडिकल ऑफिसर दे सकता है, या फिर सिविल सर्जन दे सकता है, या फिर चिकित्सा अधीक्षक दे सकता है। ये लोग जो है
सर्टिफिकेट इनसे ले सकते हैं, ये प्रमाणित करने का कि ये जो है दोनों हाथ नहीं है, या फिर जो है हाथ ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं कि वो चलते नहीं हैं, तो तब इनको स्क्राइब लेने की अनुमति मिल जाएगी। ये प्रमाण पत्र इनको यहाँ पर देना होगा, और ये भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर है। और ये स्क्राइब कौन डिसाइड करेगा? क्या आयोग करेगा कि किसको लेना है, या कैंडिडेट खुद डिसाइड करेगा? तो इसमें कैंडिडेट की चॉइस है, कैंडिडेट डिसाइड करेगा कि मुझे किसको लेना है, और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जर्नली ऐसी होनी चाहिए जो इस परीक्षा के लिए होती है, उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन उस कैंडिडेट की नहीं होनी चाहिए जो उसका मदद करेगा। तो ये जो है इसके अंदर एक पार्ट है। इसके अलावा ये जो स्क्राइब जब कोई लेगा तो तब क्या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उसे और मिलना है? तो वो भी है इसमें कि अगर कोई स्क्राइब ले रहा है तो लिखने के लिए जो टाइम मिल रहा है, जैसे परीक्षा है तो परीक्षा में जो 1 घंटे का टाइम बाकी कैंडिडेट्स को मिला, स्क्राइब लेने वाले कैंडिडेट्स को 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा, यानी 1 घंटे पर 20 मिनट ज़्यादा मिलेगा। तो अगर 3 घंटे का पेपर है तो उसको 60 मिनट ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी पूरा 1 घंटा, यानी 4 घंटे का पेपर मेंस का उसका रहेगा। तो इस तरह से जो है ये 1 घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा स्क्राइब लेने वाले कैंडिडेट्स को। और इसके अलावा जो है ओबीसी श्रेणी में जो कैंडिडेट जो है अपने को दर्शाते हैं, उनको सर्टिफिकेट कैसा देना पड़ेगा? तो ओबीसी का अगर किसी को लाभ लेना है तो इसके लिए जो आय की उसकी स्थिति देखी जाएगी, उसके लिए 3 वर्ष निर्धारित हैं। जैसे 2025 और 26 के लिए प्लान हो रहा है, तो 2021-22, 22-23 और 23-24 ये इसके आय का आधार यहाँ से बनेगा। और तब इसको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये प्रमाण पत्र कब से कब के बीच बना होना चाहिए? तो जो 11 फरवरी 2025 इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है, उससे पहले बन जाना चाहिए। और कब से पुराना नहीं होना चाहिए? 1/4/2024, यानी 1 अप्रैल 2024 से पीछे का, यानी पिछले वित्तीय वर्ष का नहीं होना चाहिए, इस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए ये। तो इस वित्तीय वर्ष से लेकर के 11 फरवरी के बीच का वो प्रमाण पत्र बना हो, तब जो है इसका लाभ ले सकते हैं ओबीसी के कैंडिडेट्स। ये इनको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा क्या ये भी जो है सहूलियत है कि कोई एक बार फॉर्म भरे और वो अपना फॉर्म वापस ले ले, विड्रॉ करे? तो ऐसा यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। फॉर्म भरने के बाद उसे वापस नहीं ले सकते हैं, यानी कैंडिडेचर कैंसिल नहीं करा सकते हैं। वो अलग बात है कि वो अपीयर न हो परीक्षा में तो जो काउंटिंग नहीं होगी, परंतु फॉर्म वापस लेने का प्रोविज़न नहीं है। इसके साथ में कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा की भी जो है जानकारी रहनी चाहिए, ताकि जो है वो अपनी प्लानिंग को इस हिसाब से करे। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जो प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, और इस छोटे टाइम में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, किसको क्वालिफाई करना है, वो एक क्लियरिटी होनी चाहिए। तो उसी पार्ट में हम कह रहे हैं कि जो मेंस है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, उसमें जो है सबसे पहले तो लैंग्वेज के पेपर आते हैं, 2 भाषा के पेपर आते हैं। और इसमें से जो है एक तो पेपर ए है, इसमें भारत की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 22, उन 22 भाषाओं में से लेनी होती है। तो खासकर जो है ये हिंदी लेते हैं जो उत्तर भारत के कैंडिडेट्स होते हैं, और या तो वो अपनी कोई ऑफिशियल भाषा ले सकते हैं। तो ये 300 अंकों का पहला पेपर है। और दूसरा पेपर है इसमें अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी वाला पेपर है, ये भी 300 नंबर का है। ये दोनों पेपर जो है कंपलसरी पेपरों में आते हैं, और सभी को इन पेपरों में बैठना होता है और पास भी करना होता है।
यानी इन दोनों पेपरों को क्वालिफाई करना आवश्यक है। अगर ये दोनों पेपर कैंडिडेट ने क्वालिफाई नहीं किए तो जो बाकी और उसके पेपर हैं वो जो है देखे नहीं जाते हैं या उनका मूल्यांकन ही नहीं होता है। तो क्वालिफाई करने के लिए 25% मार्क्स इनको हासिल करने होंगे। जो 300 नंबर हैं इसमें से 25% नंबर इनको लाने पड़ेंगे, तब जाके इनकी बाकी कॉपियां चेक होंगी। और अगर ये ज़्यादा ले आते हैं इसमें 25% से ज़्यादा, तब भी ये नंबर जुड़ेंगे नहीं मार्क्स में, टोटल मार्क्स में। तो एक तो जो है भाषा के पेपर हैं, इसमें ये भी हम देखेंगे कि क्या ये कंपलसरी है सबके लिए या एक्सेप्शन में भी है। दूसरा, अब यहाँ से शुरुआत होती है पेपर 1 से। तो जो पेपर 1 है ये जो है ऐसे का पेपर है, निबंध का। और ये जो निबंध है ये 250 नंबर का आता है इसके अंदर, पेपर 1। तो 250 नंबर का है, इसमें क्या क्या ऐसे आते हैं वो अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पेपर है इसमें पेपर 2। इस पेपर 2 को GS1 भी बोलते हैं, GS1। वैसे पेपर 2 है GS1। इसके अंदर जो है भारतीय विरासत, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ये तमाम हिस्से जो है इसमें रहते हैं। और इसके नंबर भी हैं 250। ये 2 पेपर हैं जिससे स्कोर होना है बाद में। फिर पेपर 3 है और इसको हम GS2 के नाम से जानते हैं। इसमें जो है शासन, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर इनिशिएटिव्स, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन IR आएगा। तो ये सारे GS के पेपर 2 और रूटीन के हिसाब से पेपर 3 है, ये भी 250 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इसमें पेपर 4 है जिसको हम GS3 के नाम से जानेंगे। और इसमें जो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे जुड़े हुए जो है पहलू होंगे। और ये भी 250 मार्क्स का हो गया, ये चौथा पेपर हो गया। इसके बाद आ जाएगा पेपर 5, 5वां पेपर है ये, और इसे हम GS4 के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एथिक्स, यानी ये जो नया विषय है जो 2011 से स्टार्ट हुआ है, एथिक्स, नीति शास्त्र, नैतिकता, मॉरलिटी, सक्षमता, एक बेहतर सोच, समझ, निर्णय, ऐसे तमाम चीज़ों पर जो है आधारित होता है ये एथिक्स सब्जेक्ट्स। और ये भी 250 मार्क्स का है। और उसके बाद जो है 6वां पेपर है, ये जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स को। और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाएंगे उन्हें 2 सब्जेक्ट्स लेने होंगे साइंस वाले। तो ये जो वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके 2 पेपर बनने हैं। तो ये पेपर 6 और पेपर 7 के अंदर आएंगे। तो ये जो है पेपर 1 में भी 250 मार्क्स और पेपर 2 में भी 250 मार्क्स। इस प्रकार से टोटल ये 7 पेपर UPSC में वो वाले होंगे जिनके नंबरों के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और ये सारी चीज़ें जो है कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने के साथ साथ में क्लियर रहनी चाहिए कि इसमें स्थिति कैसे कैसे रहेगी। अब इसमें नंबरों को भी देख लीजिए कि जो टोटल इसमें लिखित परीक्षा के जो मार्क्स हैं, लैंग्वेज को छोड़ करके भाषा के नंबर इसमें नहीं रहेंगे। तो बाकी जो 7 पेपर हैं 1 से लेके 7 तक, उसी के नंबर इसमें आएंगे। और ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे 750। ये टोटल मार्क्स हैं। इसके बाद जो है फिर इसमें इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के मार्क्स होंगे 275। तो टोटल मिलाकर के रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स हो जाएंगे 2025। तो ये टोटल स्कोर होता है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। और इसके साथ में जो वैकल्पिक विषय हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैंडिडेट्स को लेना है, उसमें कई बार
कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा विषय लें। तो पहली बात तो ये है कि कैंडिडेट्स कोई सा भी ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो। स्वाभाविक है कि जो है ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट सभी के लिए आसान होते हैं, और जिन्होंने साइंस ग्रेजुएशन किया है, मेडिकल किया है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे जिन्होंने पढ़ा वो भी ले सकते हैं। परंतु इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि किसको कौन सा विषय लेना है, कोई सा भी जो है विकल्प लिया जा सकता है। टोटल ऐसे विषय यहाँ पर 26 हैं, 26 विषय हैं। 26 विषयों में से कैंडिडेट कोई एक विषय चूज कर सकते हैं, चाहे उन्होंने उस सब्जेक्ट्स को अपने एकेडमिक टाइम पे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जो है जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, जिससे उसकी मेरिट फाइनल होनी है, उसमें जैसे हमने कहा कि टोटल पेपर तो कैंडिडेट वैसे 9 देते हैं, परंतु इसमें से जो सिलेक्शन के लिए जो पेपर उनके यूज होते हैं वो 7 ही होते हैं, पेपर 1 से लेकर 7 तक। और बाकी जो 2 पेपर उन्होंने भाषाओं के दिए हैं वो क्वालिफाई करने, उनके नंबर यहाँ ऐड नहीं होने हैं। तो पेपर 1 to 7 के बेसिस पर इनका सिलेक्शन होगा, इसके मार्क्स निर्धारित होंगे। इसके अलावा जो है जो फर्स्ट पेपर है लैंग्वेज का, ये वैसे तो हम कह रहे थे कि अनिवार्य है, परंतु कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन में है ये। तो एक्सेप्शन यानी अनिवार्य में नहीं है। कौन है ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, इन राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए ये कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा एक और है, खासकर श्रवण बाधित दिव्यांग, यानी जो है जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए, जब उन्होंने सुना ही नहीं है तो वो जो है इस चीज़ को जो है, तो उनके लिए भी जो है इसमें जो है अनिवार्यता ये नहीं है, ये इसमें एक एक्सेप्शन की कैटेगरी है। तो ये तमाम बिंदु हैं जो कैंडिडेट्स को अपने 2025 के सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरने के साथ साथ में गौर करने वाली बातें हैं। और इन तमाम चीज़ों की जानकारी होने पर कैंडिडेट्स अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से कर सकता है। एकलव्य IAS एकेडमी में इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। प्री, मेंस और पर्सनालिटी तीनों की एक साथ क्लासेज संचालित हो रही हैं एकलव्य में और हमेशा रहती हैं। जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो 3 फरवरी 2025 से जो नए बैच हैं उनमें शामिल हो सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, और अन्य किसी तरह की सहायता है तो वो भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो 2024 में जो कैंडिडेट्स मेंस परीक्षा क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एकलव्य IAS एकेडमी में एक योग्य और अनुभवी पैनल के साथ में तैयारी आरंभ हो रही है। और वो तमाम कैंडिडेट जो है साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए जो है संस्थान में आ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और बाकी अन्य कैंडिडेट्स भी अपनी तैयारी को संस्थान के साथ जोड़ करके शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।